अ, एक चीज़ इसमें देखने वाली है वीरेंद्र जी कि ये जो चल रहा है, वो यद्यपि धीरेन जी कह रहे हैं कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए चल रहे हैं, लेकिन यदि आप उदाहरण देखें कि ये वोटर फ्रॉड वाला मामला ये कहाँ से आता है, तो ये वोटर फ्रॉड वाला एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, जो रिजीम चेंज के मामलों में इस्तेमाल किया जाता है। और बांग्लादेश में 2013 के जब इलेक्शंस हुए थे, तब ये आरंभ किया जी। गया था वहाँ पे, कि 2013 के इलेक्शंस में कहा गया कि साहब ऐसा है कि अ, इंटरिम गवर्नमेंट लाई जाए और इंटरिम गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन मिलके चुनाव कराएँ। 2018-19 में ये इतना वो नहीं था, लेकिन 2024 में फिर वही किया गया। साथ में जो इनके आका लोग थे उनको इन्वॉल्व करके ये कहा गया कि ये चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं है, इत्यादि इत्यादि। इसी तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान में तो होता ही इसी प्रकार से है, और फिर जब चेंज करना होता है तो फिर वो वोटर फ्रॉड ले आया जाता है उन्हीं के द्वारा जिन्होंने वोटर फ्रॉड किया गया है, और प्राइम मिनिस्टर चेंज कर दिया जाता है। अभी ये मुझे नहीं पता कि कोई ट्रंप का इनको डायरेक्ट आशीर्वाद है, क्योंकि ये वैसे तो ऑपोजिट गैंग जो है सोरोस वाला उसको बिलोंग करते हैं। लेकिन ये जो समय है, ये क्या जो ट्रंप का पागलपन भारत के विरुद्ध देखने में आ रहा है, उससे भी इसका संबंध जोड़ के देखा जा सकता है। सर, जिस तरीके से लगातार दूसरी बार जो है जो कौमी इस्तेकबाल हो रहा है मुनीर साहब का वॉशिंगटन में, जून में हुआ, उसके बाद अगस्त में हो रहा है। तो एक तो ये बड़ा फर्म इंडिकेशन है। जिस देश में जैसी भी है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में वहां पे एक प्रेसिडेंट है, वहां एक प्राइम मिनिस्टर है, और उसके रहते जो है प्रेसिडेंट को, जो वहां के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को अमेरिकन प्रेसिडेंट होस्ट कर रहा है लंच पे, और उसके बाद दोबारा जा रहा है यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर के फेयरवेल पे जा रहा है वो। ये जो हो रहा है, और जिस तरीके से अब ट्रम्प साहब जो हैं, ये जितने विमिस्कल हैं, और ये कहा जाता है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कनाडा गए थे और ट्रम्प का इनवाइट आया था और मोदी ने उसको डिक्लाइन किया, वहीं से खटास शुरू हुई है, जो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई है। और जैसा किसी ने कहा है कि जो डिप्लोमेसी होती है, ये हमेशा कालीन के नीचे होती है। वी नेवर नो अनलेस वी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इट। हमें पता नहीं होता, लेकिन जो जो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो भी डिप्लोमेसी के, इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार हैं, वो अपने अनुभव से ये बातें छन छन के आ जाती हैं। तो आपका जो इशारा है उसमें ये एप्रीहेंशन बड़ा क्रेडिबल है। एक साहब कांग्रेस के मुझे आज ही बता रहे थे कि आप देखिए, लोगों को मालूम हो जाएगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, और बोल्शेविक रेवोल्यूशन क्या था, और माओ का रेवोल्यूशन क्या था, लोग जान जाएंगे दिल्ली में। तो मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है कि ये तो अब तक बीजेपी इतिहास पढ़ा रही थी कि मुगलों ने कितने मंदिर तोड़े थे, और क्या क्या किया था, क्या क्या वेंडलिज्म हुआ था ब्रिटिश पीरियड में, और अब ये काम आपने ले लिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दो तीन बातों का जवाब इसमें जो जो कांग्रेस का देना पड़ेगा, कि राहुल गांधी इसके जरिए ये भी नैरेटिव बना रहे हैं कि वास्तव में हम इलेक्शन हारे नहीं हैं, इलेक्शन बीजेपी ने हमसे चुरा लिए हैं। एक नैरेटिव ये भी बन रहा है इससे। और ये बात आपके प्लेटफॉर्म पे हो ही चुकी है कि इस अभियान के जरिए राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने बाई इम्प्लीकेशन ईवीएम को क्लीन चिट दे दिया है। अब ईवीएम पे कोई सवाल नहीं होगा। ईवीएम पे अरविंद केजरीवाल ने शोर मचाया, अखिलेश यादव ने 2017 से शोर मचाया था, वो भी ठंडे हो गए। तो ईवीएम इश्यू अब सेटल हो गया है। और अब ये जो है, आपने देखा होगा लास्ट ईयर लोकसभा चुनाव के बाद, जून 2024 में, जिस तरीके से पहले सत्र में जुलाई में कांग्रेस के लोगों ने लोकसभा में शोर मचाया, और प्राइम मिनिस्टर को उस शोर शराबे में अपना भाषण पूरा करना पड़ा, उससे लग रहा था कि जैसे कि वो इलेक्शन जीत के आए हैं, मोदी कमजोर हो गए हैं, मोदी जो है इनका मनोबल टूट गया है, ये बैसाखी पे खड़े हुए हैं, टीडीपी कभी भी अलग हो सकती है। जब वक्त बिल आया तो देवबंद का वो जिहादी मौलाना मदनी पहुंच गया हैदराबाद और पटना, कि याद रखना, तुमको कौम माफ नहीं करेगी अगर आपने वक्फ बिल का साथ दिया। मिस्टर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, उसका असर नहीं पड़ा।
बीजेपी अब तक ये डेमोंस्ट्रेट करने में सफल रही है कि ये इस्लामिक वीटो बीजेपी पर नहीं चलता है। वक्फ बिल पास हो गया, आर्टिकल 370 पास हो गया, ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया गया, वो भी हो गया। और सीजीआई साहब अब तो बोल रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि द गवर्नमेंट शुड ब्रिंग नाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अब और जिस तरीके से इनकी आपत्तियों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ आपत्तियां में अभी दम नहीं आया है। 3 बार सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का इतना ही ऑब्जर्वेशन है कि अगर मास डिलीशन होगा देन वी में इंटरवीन, लेकिन कोई इंटरिम ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। और जिस तरीके से एसआईआर के बाद जो रोल्स का पब्लिकेशन हुआ है 1 अगस्त को, आज 11 तारीख है, और कल तक तो शाम तक कोई एक भी आपत्ति नहीं आई थी। तो अगर एसआईआर की पिटीशन, इफ इट इज इफ अगर ये खारिज हो जाती है, तो वेस्ट बंगाल में एसआईआर का रास्ता साफ हो जाएगा। और अगर बिहार में 60 लाख या 70 लाख, मैं एक बात बता दूं, एक समाचार ऐड कर दूं आपकी, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिख के ये कह दिया है कि वो एसआईआर के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी, तो वहां ये संख्या 3 करोड़ होगी। पंजाब, बंगाल में ऐसे 8,000 गांव हैं जहां आज भी एक भी हिंदू व्यक्ति नहीं रह गया है। तो अगर ये अगर बंगाल में हो, अगर बिहार में एसआईआर हो गया, बंगाल में हो गया, फिर उसके बाद आसाम में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, तो इनका पूरा पूरा जो सत्ता का समीकरण है वो ध्वस्त होने जा रहा है। उसके चलते भी काफी पैनिक है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की हरियाणा में, उसके बाद जीत हासिल की महाराष्ट्र में, फिर इस वर्ष फरवरी में सिंपल मेजोरिटी से सरकार बनाई दिल्ली में, और इसी दौर में नवंबर से फरवरी के बीच में यूपी में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 8 सीटें बीजेपी ने जीती। तो इससे जो बीजेपी ने कमबैक किया आफ्टर द टेम्पररी सेटबैक इन लोकसभा इलेक्शन, तो उससे इनका चिंता में आना स्वाभाविक था। लेकिन एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि ये बीजेपी पार्टी इतनी इनकॉम्पिटेंट क्यों है। उत्तर प्रदेश में इनकी 2017 से सरकार है, और योगी जी ऐसा पावरफुल एक नेता, चीफ मिनिस्टर है। यूपी में बीजेपी की सीटें 19 में 72 से घट के 33 आ गई। तो ये इनकॉम्पिटेंट पार्टी ने रोल में गड़बड़ी यूपी में क्यों नहीं कराई? कर्नाटका में जहां उसकी सरकार है वहां करा दी इसने, बिहार में नहीं कराई, और वहां भी सीटें कुछ कम हुई। हरियाणा में इसकी सरकार थी, वहां भी नहीं कराई बीजेपी की सीटें। वहां 13 सीटें हैं, बीजेपी की सीटें घट के 5 रह गई हरियाणा में, और कांग्रेस जीत गई। तो ये जहां जहां बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में वहां भी ही कम हो गई गड़बड़ी। साहब, महाराष्ट्र महाराष्ट्र में में भी भी कम कम हो। हो गई, वहां भी सरकार थी। तो जहां इनकी सरकार अच्छा, है वहां ये रोल में गड़बड़ी नहीं करा पाते। कर्नाटका में भी पहले से तो कम ही हुई है, 26 से घट के 18 कमी हो गई। हुई है, हाँ। तो और तो इन्होंने कर्नाटका के कोई क्यों चुना? इन्होंने तेलंगाना को नहीं चुना। इन्होंने जो है केरल को या हिमाचल को नहीं चुना, जहां इनकी सरकार है। झारखंड में भी ये पार्टनर है, वहां को नहीं चुना। तो ये एक फेक नैरेटिव है। और इनका जो 10 साल का इतिहास है, ये हर बार कोई नया मुद्दा ले आते हैं। कभी रफाल ले आते हैं, कभी पगासस ले आते हैं, उसके पहले इंटॉलरेंस लाए थे, उसके बाद अवार्ड वापसी लाए थे, उसके बाद फिर रफाल आया, बीच में सावरकर आया, और फिर पेगासस आया, और फिर कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में है, और अब ये आ गया, रोल आ गया। तो इससे और ये लग रहा है कि जब तक पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक ये मुद्दा चलता रहेगा। और पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव के बाद इट विल डाई इट्स ओन डेथ, क्योंकि इंडी अलायंस में ये शक्ति नहीं है कि ये ग्रास रूट लेवल पर जाकर के ये कोई आंदोलन खड़ा कर सके। शरद पवार का बयान बहुत ही चौंकाने वाला है कि उनके पास कोई आया था, 162 सीट उनको ऑफर कर रहा था। तो वो कौन से स्टॉक एक्सचेंज का आदमी था? वो क्या दुबई से आया था, या दाऊद भाई का चेला था? दाऊद भाई और जो आपको याद होगा, जो जो पद्मना जो एक साहब थे ना, गवर्नर बहुत लंबे समय तक, जम्मू कश्मीर के फॉर्मर होम सेक्रेटरी, जो अभी रहते हैं गुड़गांव में, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। वो करीब 10 साल गवर्नर रहे हैं जम्मू कश्मीर के। और एक राव साहब के समय होम सेक्रेटरी थे, पदना भैया।
उस समय भी एक कमेटी बनी थी, उसमें तमाम लोगों के जो है क्या रिश्ते हैं ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल से, आप उसमें भी वोरा बड़े जी की बात कर रहे हैं, आप मैंने वोरा साहब, वोरा कमेटी, हाँ, वोरा वोरा साहब। साहब, हाँ, वोरा कमेटी में बहुत सारा जो है इसमें ये सब लोगों का कच्चा चिट्ठा है। और असली बात तो मैं ये कह दूं कि देश की डिफॉल्ट सेटिंग नरेंद्र मोदी बदल रहे हैं। आज ही जो है मेरे पुराने बॉस टीएन आनंद का लेख है बिजनेस स्टैंडर्ड में कि भारत में आज भी 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में अगर इतना हैवी एम्प्लॉयमेंट होगा तो वो देश कैसे लड़ पाएगा अमेरिकन सैंक्शन से? वो देश कैसे कोई ट्रेड वॉर में लड़ पाएगा? तो वो और देश आसान कैसे है, किसी अगर इनफॉर्मल सैंक्शन में है तो लड़ना और भी आसान है।